टोनी स्टार्क की एमसीयू जर्नी की शुरुआत एक अंधेरी गुफा से होती है। एक वेपन्स डेमो ट्रिप के दौरान उसे किडनैप कर लिया जाता है और उसी कंपनी के वेपन से घेर दिया जाता है जो उसने खुद बनाए थे। पहली बार टोनी ने अपने काम के असली कॉन्सिक्वेंसेस महसूस किए। जीरो रिसोर्सेज, नो बैकअप, सिर्फ दिमाग। उसने वहीं केव में क्रूड आर्मर बनाया, मार्क 1, और वहीं से उसका कैरेक्टर आर्क चेंज हुआ। उसने समझा अगर वो ऐसे ही इररिस्पॉन्सिबल लाइफ जीता रहा तो अगली बार शायद जिंदा वापस ना आए। इसी लेसन का रिजल्ट था ट्रैकिंग सिस्टम। रिमेंबर जब पीटर ने सूट से जीपीएस निकालने की कोशिश की थी? हम तुम्हारे सूट से ट्रैकर क्यों निकाल रहे हैं? वहीं डार्क केव में टोनी सिर्फ जीनियस नहीं रहा, वहीं से वो बना आयरन मैन और पूरी एमसीयू की किस्मत बदल डाली। स्टेबलाइजर्स। जब टोनी अपने पहले प्रॉपर सूट पर काम कर रहा था तो उसने बहुत सारे टेस्ट्स किए थे। उनमें से एक था रिपल्सर टेस्ट। पहले ये देखने में बहुत रैंडम सा टेस्ट लगता है, बट इन रियलिटी वो फ्लाइट की सबसे बड़ी प्रॉब्लम सॉल्व कर रहा था, और वो थी स्टेबिलिटी। जब रिस्ट थ्रस्टर्स एक्टिवेट हुए, टोनी खुद सरप्राइज हो गया। उन्होंने बैलेंस और कंट्रोल दोनों दे दिया। इस सिंपल सोल्यूशन ने आयरन मैन को एयर में प्रिसाइज कंट्रोल दिया। रिपल्सर्स फ्लाइट, स्टेबिलिटी और शूटिंग दोनों में रिमार्केबल प्रूव हुए। फ्रोजन आर्मर। हाई एल्टीट्यूड टेस्ट फ्लाइट के दौरान सब परफेक्ट लग रहा था, फिर अचानक आर्मर फ्रीज होने लगा, वाइजर में फॉग जम गया, सिस्टम्स क्रैश हो गए। टोनी सीधा आसमान से नीचे गिरने लगा। उसने लो टेम्परेचर का इफेक्ट कैलकुलेट ही नहीं किया था और मेटल सडन टेम्परेचर ड्रॉप हैंडल नहीं कर पाया। इस गलती की वजह से उसे समझ आया टेक्नोलॉजी भी तभी धोखा देती है जब सबसे ज्यादा जरूरत हो। इसको फिक्स करने के लिए उसने टाइटेनियम और गोल्ड एलॉय का मिक्सचर यूज किया, जिसका लो फ्रीजिंग पॉइंट और बहुत ही अच्छी हीट कंडक्टिविटी थी, जिस वजह से उसका सूट रिलायबल और एक्सट्रीम कंडीशंस को सर्वाइव करने लायक बना। सूट डिले। आयरन मैन 2 में व्हिप्लैश के अटैक के वक्त सूट डिले होने की वजह से टोनी सबसे वल्नरेबल सिचुएशन में था। पेपर के वहां आने के बाद भी उसे सूट रो करना पड़ा ताकि वो सूट अप कर सके, और वो कुछ सेकंड्स ऑलमोस्ट फेटल थे। टोनी ने रियलाइज किया एडवांस टेक बेकार है अगर वक्त पर यूज ही ना हो। सूट डिले एक ऐसा फ्लॉ था, एक डेंजरस गैप जिसे उसके एनिमीज आसानी से एक्सप्लॉइट कर सकते थे। ऐसा फिर कभी ना हो, इसलिए उसने एक नए सिस्टम पर काम किया। सबसे पहले आया मार्क 7, जिसमें वो एक रिस्ट बैंड के थ्रू रिमोटली कहीं भी सूट को बुला सकता था। लेकिन टोनी यहीं नहीं रुका, उसने इसे भी अपग्रेड करके नैनोटेक में कन्वर्ट कर दिया। फिर आया नैनोटेक मार्क 50 सूट, जिसने सब कुछ चेंज कर दिया। टोनी ने नैनोटेक ग्लव्स पर भी काम किया, जो एक मिनी आर्क रिएक्टर के साथ आते थे। फाइट के दौरान ये इतनी प्रोटेक्शन और इतना टाइम प्रोवाइड कर देते थे कि टोनी सेफली सूटा कर सके। अब डिले नहीं था, सिर्फ इंस्टेंट रिस्पॉन्स, नो रीडायरेक्शन। दी अवेंजर्स में टोनी स्टार्क का सामना हुआ मार्वल के सबसे पावरफुल हीरोज में से एक थॉर से, और फिर जब थॉर ने आयरन मैन पर लाइटनिंग अटैक किया, आर्मर ने इलेक्ट्रिक ब्लास्ट अब्सॉर्ब तो कर लिया, लेकिन टोनी के पास उस एनर्जी को रीडायरेक्ट करने का कोई सिस्टम नहीं था। हाँ, उस पावर ने टेम्परेरीली उसके रिपल्सर्स को बूस्ट जरूर किया, पर वो एक रॉ अनकंट्रोल्ड सर्च था। टोनी ने रियलाइज किया वो मैसिव अमाउंट ऑफ एनर्जी वेस्ट कर रहा था, और अगर अटैक ज्यादा स्ट्रॉन्ग होता या बार बार रिपीट होता तो वो वल्नरेबल हो सकता था। वो टोनी के लिए एक स्ट्रेटेजिक फेलियर था। सालों बाद जब उसने मार्क 50 सूट डिजाइन किया, उसने इस फ्लॉ को फिक्स कर दिया। उसने ऐड किया लाइटनिंग रीफोकस सिस्टम, एक ऐसा मैकेनिज्म जो एक्सट्रीम इलेक्ट्रिकल एनर्जी को कन्वर्ट करके डायरेक्ट ऑफेंसिव पावर में बदल सकता था। अब वो लाइटनिंग को भी रिपल्सर में रीडायरेक्ट कर सकता था। पॉइंट ऑफ नो रिटर्न। बैटल ऑफ न्यूयॉर्क के दौरान टोनी स्टार्क एक क्रिटिकल सिचुएशन फेस कर रहा था। सिटी को बचाने के लिए उसने मिसाइल को सीधा चितौरी पोर्टल के अंदर रीडायरेक्ट कर दिया। रिस्क इनॉर्मस था। पोर्टल के पार जाने के बाद वो मुश्किल से जिंदा वापस आया। उस मोमेंट से उसने रियलाइज किया कि उसे अपनी टेक्नोलॉजी को और इवॉल्व करना पड़ेगा, स्पेशली हाई रिस्क मिशंस के लिए। फिर उसने मार्क 42 पर काम करना शुरू किया, एक ऐसा सूट जिसमें ऑटोनोमस प्रोपल्शन और रिमोट कंट्रोल था। बिना सूट के अंदर हुए भी वो हर पीस को कहीं से भी एक्टिवेट और गाइड कर सकता था। अब सर्वाइवल सिर्फ उसकी फिजिकल प्रेजेंस पर डिपेंड नहीं करता था।
सपोर्ट गैप। न्यूयॉर्क इन्वेजन के दौरान टोनी स्टार्क ने एक बड़ी लिमिटेशन रियलाइज की। सिविलियंस को प्रोटेक्ट करना और सिचुएशन को कंट्रोल में रखना ऑलमोस्ट इम्पॉसिबल था। इवन अवेंजर्स टीम के साथ भी सिर्फ अपनी प्रेजेंस पर डिपेंड रहना इनफ नहीं था। लार्ज स्केल थ्रेट्स के लिए उसे रीइंफोर्समेंट्स चाहिए थे। सिविलियंस को प्रोटेक्ट करने के लिए उसने बनाई आयरन लीजन, एक फ्लीट ऑफ आर्मर्स जिन्हें टोनी रिमोटली कंट्रोल कर सका था। अब वो बड़े एरियाज कवर कर सकता था, सिविलियंस को प्रोटेक्ट कर सका था और एक साथ मल्टीपल थ्रेट्स को हैंडल कर सका था बिना हर जगह फिजिकली प्रेजेंट हुए। द हल्क बस्टर। अवेंजर्स के दौरान टोनी स्टार्क ने रियलाइज किया कि हल्क कंट्रोल लूज कर सका है और उसकी पावर मैसिव डिस्ट्रक्शन कर सकी है। ये उसकी डायरेक्ट मिस्टेक नहीं थी, लेकिन टोनी समझ गया ब्रूट फोर्स अलोन इनफ नहीं है। कभी कभी थ्रेट बाहर से नहीं, अंदर से भी आ सकता है। उसे एक स्पेसिफिक प्लान चाहिए था अगर कभी एलाय ही डेंजरस बन जाए। सोल्यूशन था हल्क बस्टर, एक ऐसा सूट जो स्पेशली हल्क को न्यूट्रलाइज करने के लिए डिजाइन किया गया। प्रोजेक्ट ब्रूस बैनर के साथ मिलकर डेवलप हुआ, स्टार्क टेक और हल्क की नॉलेज को कंबाइन करके, जो स्ट्रेंथ और सेफ्टी दोनों प्रोवाइड करता है। द स्टेबिलिटी फ्लॉ। अवेंजर्स एज ऑफ उल्ट्रॉन के बैटल में जब टोनी स्टार्क को सोकोविया के कोर में ड्रिल करना था, वहां उसने एक सीरियस प्रॉब्लम फेस की। वो थी स्टेबिलिटी। उसे एक हाथ से बैलेंस बनाना था और दूसरे हाथ से ऑपरेशन करना था। एक्सट्रीम सिचुएशंस में सिर्फ अपने बैलेंस पर डिपेंड रहना रिस्की और इनएफिशिएंट था। टोनी ने रियलाइज किया उसे एक ऐसा सिस्टम चाहिए जो किसी भी सरफेस पर किसी भी कंडीशन में स्टेबिलिटी गारंटी करे। बाद के आर्मर्स में उसने इंटीग्रेटेड एंकरिंग सिस्टम्स ऐड किए। अब वो ऑब्जेक्ट्स, सर्फेसेस या इवन मूविंग शिप्स पर भी लैच कर सका था। इस इनोवेशन ने कॉम्बैट सेफ्टी भी इंप्रूव की और ऑपरेशनल एफिशिएंसी भी। अब वो बैलेंस की टेंशन के बिना सिर्फ मिशन पर फोकस कर सकता था। फायर पावर लिमिटेशन। आयरन मैन 3 में एल्ड्रिच किलियन के साथ फाइट के दौरान और बाद में हल्क के अगेंस्ट अवेंजर्स एज ऑफ अल्ट्रॉन में टोनी ने अपने आर्सेनल की एक सीरियस फ्लॉ नोटिस की। उसके ट्रेडिशनल रिपल्सर्स और मिसाइल्स एक्सट्रीम लेवल एनिमीज के लिए इनफ नहीं थे, स्पेशली उन लोगों के लिए जिनके पास सुपर ह्यूमन पावर्स या मैसिव स्ट्रेंथ थी। ये लिमिटेशन उसे काफी महंगी पड़ सकती थी। स्ट्रॉन्गर ओपोनेंट्स का सामना करते हुए टोनी समझ गया उसे ऐसी फायर पावर चाहिए जो उनके लेवल को मैच कर सके, और सालों बाद इसी रियलाइजेशन से पैदा हुआ मार्क 50 आर्मर। ज्यादा पावरफुल एनर्जी वेपन्स, मॉड्यूलर कैनन्स और नैनो टेक्नोलॉजी से बनी ब्लेड्स के साथ इस नए ऑफेंसिव लेवल के साथ टोनी ने थैनोस तक का सामना किया। ये मोमेंट क्लियरली शो करता है टोनी अब वो पुराना आयरन मैन नहीं था। एक्सट्रीम हीट वीकनेस। आयरन मैन 3 में एल्ड्रिच किलियन के साथ बैटल के दौरान टोनी ने एक और वीकनेस डिस्कवर की। उसका आर्मर एक्सट्रीम हीट विथस्टैंड नहीं कर पा रहा था। फाइट के बीच किलियन की पावर्स से जनरेट हुई हीट इतनी इंटेंस थी कि सूट के कुछ पार्ट्स लिटरली मेल्ट होने लगे, आर्मर टूटने लगा और टोनी एक क्रिटिकल मोमेंट पर कंप्लीटली एक्सपोज हो गया। ये एक ऐसी मिस्टेक थी जो उसकी जान ले सकती थी और रोडी की भी, लेकिन टोनी ने इस लेसन को इग्नोर नहीं किया। अपने लेटर सूट्स डेवलप करते वक्त उसने स्ट्रॉन्गर मटेरियल्स ऐड किए और एडवांस इंटरनल कूलिंग सिस्टम्स भी, ऐसे सिस्टम्स जो एक्सट्रीम टेम्परेचर्स को हैंडल कर सकें बिना स्ट्रक्चर कॉम्प्रोमाइज किए। और ये इंप्रूवमेंट क्लियरली दिखा एवेंजर्स एज ऑफ अल्ट्रॉन में, जब सोकोविया गिरने लगा और एटमॉस्फेयर के फ्रिक्शन से इनसेन हीट जनरेट हुई। इस बार आर्मर स्ट्रॉन्ग रहा, कोई मेल्टडाउन नहीं, कोई फेलियर नहीं। द कॉस्ट ऑफ ईगो। आयरन मैन 3 में टोनी स्टार्क ने एक रेकलेस गलती की। मैंडरिन को चैलेंज करते हुए उसने अपने घर का एड्रेस पब्लिकली रिवील कर दिया। उसे लगा वो सब हैंडल कर लेगा, लेकिन उस इम्पल्सिव डिसीजन ने पेपर पॉट्स की जान को डेंजर में डाल दिया। आर्म्ड हेलीकॉप्टर्स ने मैंशन पर अटैक किया, सब कुछ डिस्ट्रॉय हो गया और पेपर ऑलमोस्ट मर ही जाती। वो मोमेंट टोनी के लिए रियलिटी चेक था। उसने समझा उसकी एरोगेंस सब कुछ खत्म कर सकती थी। तब बना रेस्क्यू सूट, एक स्पेशल आर्मर, प्रोटेक्शन, एजिलिटी और स्ट्रॉन्ग ऑफेंस के साथ स्पेशली पेपर के लिए डिजाइन किया गया। अवेंजर्स एंड गेम में पेपर ने इसे इनक्रेडिबल एफिशिएंसी के साथ यूज किया। लो प्रोपल्शन पावर। कैप्टन अमेरिका सिविल वॉर में क्विंजेट चेज के दौरान टोनी ने एक क्रिटिकल फ्लॉ नोटिस किया। उसकी प्रोपल्शन स्पीड फास्ट मूविंग टारगेट्स के लिए इनफ नहीं थी। वो जेट को कैच नहीं कर पाया। उसने समझा स्पीड लग्जरी नहीं, नेसेसिटी है। इसके बाद उसने फ्यूचर सूट्स में प्रोपल्शन अपग्रेड की। अवेंजर्स इन्फिनिटी वॉर के आर्मर में पावरफुल टर्बाइंस ने उसे एयर और स्पेस दोनों में हाई स्पीड मनूवर्स पॉसिबल कर दिए। अब फ्लाइट ज्यादा फास्ट, ज्यादा एजाइल थी। लो प्रोपल्शन एक वीकनेस थी जो अगर फिक्स ना होती तो क्रिटिकल बैटल्स में महंगी पड़ सकती थी। मिस्ड शॉट्स। कैप्टन अमेरिका सिविल वॉर में स्टीव रॉजर्स और बकी के अगेंस्ट फाइट के दौरान टोनी का टारगेटिंग सिस्टम
सिस्टम हेविली डैमेज हो गया, उसकी प्रिसीजन गिर गई। क्लोज और लॉन्ग रेंज दोनों कॉम्बैट में मूविंग टारगेट्स को हिट करना मुश्किल हो रहा था। इस गलती से सीखकर मार्क 50 में उसने ऐड किया मेंटल ऑटो एम सिस्टम। अब शॉट्स डायरेक्टली उसके थॉट्स से सिंक होते थे, हर प्रोजेक्टाइल उसके इंटेंट के साथ अलाइन होता था। एक्यूरेसी ड्रामेटिकली इंप्रूव हो गई। आर्मर अब मैनुअल कमांड से भी फास्ट रिएक्ट करता था। टोनी ने समझा एफिशिएंट टारगेटिंग कोई अपग्रेड नहीं, ये सर्वाइवल के लिए एसेंशियल है। हेलमेट फेलियर। कैप्टन अमेरिका सिविल वॉर के फाइनल फाइट में टोनी का सामना हुआ स्टीव रॉजर्स से। ब्रूटल बैटल के बीच स्टीव का शील्ड सीधा टोनी के हेलमेट पर लगा और हेलमेट आसानी से क्रैक हो गया। उसका फेस कंप्लीटली एक्सपोज हो गया। एक क्रिटिकल मोमेंट। तब टोनी ने समझा चाहे आर्मर कितना भी स्ट्रॉन्ग हो, हेड अभी भी वीक स्पॉट है। बाद के मॉडल्स में उसने हेलमेट को रीइंफोर्स किया, ज्यादा ड्यूरेबल और कॉम्बैट के दौरान इंस्टेंटली रीजेनरेट होने वाला। ये अपग्रेड बाद की बैटल्स में एसेंशियल बना, स्पेशली कॉस्मिक लेवल थ्रेट्स के अगेंस्ट। लास्ट एंड फाइनल बैटल में टोनी स्टार्क का सामना हुआ थैनोस से। इन्फिनिटी गॉन्टलेट 6 इन्फिनिटी स्टोन्स की पावर के साथ ऑलमोस्ट इंडिस्ट्रक्टिबल थी। डायरेक्ट अटैक, ऑलमोस्ट सुसाइडल। अवेंजर्स के साथ मिलकर उसने गॉन्टलेट को थैनोस के हाथ से निकालने की कोशिश की, लेकिन इम्पॉसिबल था। तब टोनी ने यूज की अपनी जीनियस। उसने मार्क 85 की नैनो टेक्नोलॉजी अपग्रेड की, एक ऐसा सिस्टम ऐड किया जो इन्फिनिटी स्टोन्स की एनर्जी को ट्रैक और मैनिपुलेट कर सके। सूट रियल टाइम में अडेप्ट हो रहा था और फिर टोनी ने स्टोन्स को साइलेंटली स्टील कर लिया। वो फाइनल मोमेंट जिसने यूनिवर्स को बचा लिया। अगर आपको वीडियो पसंद आई हो तो कॉमिक को जरूर सब्सक्राइब करो और अपना फेवरेट आयरन मैन मोमेंट कमेंट्स में जरूर लिखो। और हाँ, अगर आप जानना चाहते हो कि क्या होता अगर बैटमैन के पास वेन फॉर्चून ही ना होती, तो मेरी एब्सोल्यूट बैटमैन वाली वीडियो जरूर चेक करो। मिलते हैं नेक्स्ट वन में।